Welcome to Health CZO, an introduction to Manual of Drug Laws. इस लेक्चर से बाकायदा कवानीन का आगाज किया जा रहा है। पाकिस्तान में अद्वियात से मुतल्लिका जितने भी कवानीन मौजूद हैं, इन सब को डिटेल के साथ जानने की कोशिश की जाएगी। ड्रग एक्ट 1976। इस लेक्चर से ड्रग एक्ट 1976 को शुरू किया जाएगा, जो कि तमाम तर कवानीन में सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाला कानून है। अद्वियात का ये कानून 11 मई सन 1976 में उस वक़्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और उस वक़्त के सदर फजल इलाही चौधरी की सरबराही में मंजूर किया गया और पाकिस्तान की गज़ट में 18 मई सन 1976 को शाया किया गया और पूरे पाकिस्तान पर इस कानून को नाफिज कर दिया गया। ये कानून अद्वियात की दरामद, अद्वियात की बरामद, अद्वियात को बनाना या फिर अद्वियात को तैयार करना और महफूज करना, अद्वियात की तकसीम और उसकी फरोख्त, इन सब पर मुश्तमिल है। अब हम इस कानून का एक छोटा सा तारफ कर लेते हैं ताकि हमें इस कानून के बारे में जानना आसान हो जाए। सेक्शन 1 में लिखा हुआ है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, यानी कि इसके इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले शॉर्ट टाइटल, यानी कि इस कानून का मुख्तसर सा इन्वान देखेंगे, जो कि पहले नंबर पर लिखा हुआ है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द ड्रग एक्ट 1976। इस कानून को ड्रग एक्ट 1976 कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं एक्सटेंट की, यानी कि इस कानून की हदूद क्या है, जो कि दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। इस कानून का इतलाक पूरे पाकिस्तान पर होगा। तीसरे नंबर पर कमेंसमेंट, यानी कि इस कानून की नफाज की बात की जाएगी, जो कि तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। इस कानून के जारी होते ही इसका इतलाक पूरे पाकिस्तान के ऊपर होगा और उसके ऊपर नाफजुल अमल, यानी कि फौरी तौर पर अमल भी किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 2 आ जाता है, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बेयर्ड। इस कानून के आने के बाद क्या पिछले तमाम तर कवानीन की अहमियत ख़त्म हो गई है? तो यहाँ पर यह बात वाज़िया कर दी गई है कि इस कानून के आने के बाद इससे पहले वाले तमाम तर कवानीन की अहमियत को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं किया गया। मज़ीद इसकी डिटेल जानने के लिए पहले इसके सेक्शन को रीड कर लेते हैं। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द डेंजरस ड्रग एक्ट 1930, एक्ट ऑफ 1930। यहाँ पर यह बात वाज़िया कर दी जाए कि सन 1930 में डेंजरस ड्रग एक्ट को जारी किया गया था और इससे पहले भी एक डेंजरस ड्रग एक्ट मौजूद था, और जो एक्ट 1930 में आया था ये दूसरा एक्ट था। एंड एनी अदर लॉज फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इस कानून में, यानी कि सन 1976 का जो कानून है, वो इस बात पर फोकस किया गया है, यानी कि इस कानून की दफात बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर यह बात एक बार फिर से वाज़िया कर दी जाए कि ड्रग एक्ट 1976 के सेक्शंस, जो कि दफात कहलाती हैं, वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि सन 1976 का जो कानून है, इसके ऊपर हर एक चीज़ पर बात की गई है, जिसकी वजह से इस कानून की अहमियत इससे पहले वाले और इसके बाद आने वाले तमाम तर कवानीन में सबसे ज़्यादा है। डेंजरस ड्रग एक्ट, जो कि नवंबर 1930 में बरसगीर पाको हिंद पर नाफिज किया गया। पाकिस्तान के बनने से पहले का जो कानून था सन 1930 में, जो कि बरसगीर पाको हिंद का कानून था, ये जो कानून है इसका तल्लक सन 1976 के कानून के साथ बिल्कुल भी नहीं है। एक बार फिर से मैं ये बात वाज़िया कर दूं
کہ جو قانون نومبر 1930 کے اندر ڈینجرس ڈرگ ایکٹ کے نام سے جاری کیا گیا تھا، اس قانون کا تعلق سن 1976 کے قانون کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ 1930 کا جو قانون ہے یہ ابھی بھی پاکستان کے اندر کچھ ایسے ادویات سے متعلقہ کیسز ہیں جن کو حل کرنے کے لیے ڈینجرس ڈرگ ایکٹ کے اوپر عمل کیا جاتا ہے اور اس قانون کے مطابق ڈیسیجنز بھی لیے جاتے ہیں۔ ڈرگ ایکٹ 1976 کے حصہ اول چیپٹر نمبر 1 کے اندر سیکشن 3 میں چند ایک ڈیفینیشنز کا ذکر کیا جائے گا۔ In this act, unless there is anything repugnant in the subject or contents, ڈرگ ایکٹ 1976 کے اندر کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا مضمون یا پھر کوئی بھی ایسا مواد نہیں ہے جو کہ کسی بھی چیز کی منافی کرتا ہو یا پھر کسی کو نقصان پہنچاتا ہو، بلکہ یہ ایک ایسا قانون ہے جو کہ ہر ایک کو انصاف دلانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ بیسک ڈیفینیشن میں سب سے پہلے نمبر پر ہے ڈرگ، جس کو اردو زبان میں دوا یا پھر دوائی بھی کہا جاتا ہے۔ اس سیکشن کے اندر ہم جیسے کہ ڈرگ کی ڈیفینیشن پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر ہم ڈرگ کو مختلف طرح سے ڈیفائن کریں گے، جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے نمبر پر لکھا ہوا ہے any substance or mixture of substance that is manufactured, sold, stored, offered for sale or represented for internal or external use in the treatment, mitigation, prevention or diagnosis of diseases, an abnormal physical state or the symptoms thereof in human beings or animals, or the restoration, correction or modification of organic functions in human beings or animals, not being a substance exclusively used or prepared for use in accordance with the Ayurvedic, Unani, homeopathic or biochemic systems of treatment, except those substances and in accordance with such conditions as may be prescribed۔ آپ سب نے ڈرگ کی ایک بار ڈیفینیشن پڑھ لی ہے۔ اب ہم اس تعریف کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈرگ، جس کو اردو زبان میں دوا یا پھر دوائی بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ دوا یا پھر دوائی کیا ہے؟ یہ کسی بھی انسان یا پھر کسی بھی جانور کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی ایسا مواد یا پھر امیزہ جو کہ کسی انسان یا پھر کسی جانور کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے تیار کیا جاتا ہو، سولڈ یا پھر بیچنے کے مقصد کے لیے تیار کیا جاتا ہو، سٹورڈ یا پھر اس کو محفوظ کرنا ہو، آفرڈ فار سیل یا پھر بیچنے کی غرض ہی کیوں نہ ہو، ان تمام مواد یا پھر امیزے کو ہم ڈرگ ہی کہیں گے۔ اور ریپرزینٹیڈ فار انٹرنل اور ایکسٹرنل یوز ان دا ٹریٹمنٹ، یا پھر کسی انسان یا پھر جانور کو جب کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو اس بیماری کا اندرونی علاج کرنا ہو یا پھر بیرونی علاج کرنا ہو تو اس کے لیے بھی جو مواد استعمال کیا جائے گا، جو کیمیکل استعمال کیا جائے گا، اس کو بھی ہم ڈرگ کہیں گے۔ میٹیگیشن، یا پھر کسی بیماری کو کم کرنا ہو، پریونشن، کسی بیماری سے خود کو بچانا ہو، ڈائگنوسس آف ڈیزیز، انسان یا پھر جانوروں کی بیماریوں کی تشخیص کرنی ہو، این ایبنارمل فزیکل اسٹیٹ، یا پھر انسان اور جانوروں کی جسمانی صحت جو کہ خراب ہو چکی ہوتی ہے اس کو بہتر کرنا ہو، اور دا سمپٹمس دیئر آف ان ہیومن بینگس اور اینیملس، یا پھر انسان یا جانور کے اندر کوئی بھی ایسی علامات ظاہر ہوں جو کہ اس کو نقصان پہنچا رہی ہوں اور اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی بھی مقصد ہو، تو اس حوالے سے جو بھی مواد یا امیزہ استعمال کیا جائے گا ان سب کو ڈرگ ہی کہتے ہیں۔ اور دا ریسٹوریشن،
या फिर किसी इंसान या जानवर की सेहत को दोबारा से बहाल करना हो, करेक्शन उनकी सेहत को बेहतर करना हो, और मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शंस इन ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स, या फिर इंसान या जानवरों के तमाम तर नामयाती अफ़आल जो कि किसी भी वजह से खराब हो चुके हों और दोबारा से इन तमाम अफ़आल को बहाल करना हो, तो ऐसे में जो भी केमिकल इस्तेमाल किया जाएगा उसको भी ड्रग ही कहते हैं। Not being a substance exclusively used or prepared for use in accordance with Ayurvedic, यूनानी, होम्योपैथिक और बायोकेमिकल सिस्टम। यहाँ पर आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पर असल में ये बताया जा रहा है कि कोई भी ऐसा मवाद या अमेज़ा जो कि आप ऊपर वाली तमाम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अगर इन तमाम के अंदर वो खासकर केमिकल मौजूद ही ना हो जो कि आयुर्वेदिक, यूनानी वाले या होम्योपैथिक सिस्टम वाले या फिर बायोकेमिकल सिस्टम वाले लोग उस तरह के तरीक़ाकार में इस्तेमाल करते हों, लेकिन अगर आपने वो चीज़ इस्तेमाल ही नहीं की और इन मवाद की शराइत को आपने पूरा ही नहीं किया, तो लिहाजा वो चीज़ किसी इंसान या जानवर को नुकसान भी पहुंचा सकती है, तो इसको भी हम ड्रग ही कहते हैं। यहाँ पर हम एक बार फिर से ड्रग को रिवाइज कर लेते हैं ताकि अगर कोई भी ऐसी चीज़ रह गई हो और समझ ना आई हो तो उसको समझना आसान हो जाए। ड्रग की तारीफ में शामिल है कोई भी ऐसा मवाद या फिर मवादात का अमेज़ा जिसे इंसानों या फिर हैवानों में अंदरूनी या बैरूनी इस्तेमाल के लिए, इमराज के इलाज के लिए, मर्ज की शिद्दत में कमी करने के लिए, मर्ज की तदारिक या फिर इमराज की तशखीस करने के लिए, इंसानों या हैवानों की खिलाफ मामूल जो जिस्मानी हालत खराब हो चुकी होती है उसको बेहतर करने के लिए और उसकी अलामात या इज़ा की कारकर्दगी की दुरुस्तगी के लिए, तब्दीली या बहाली के लिए तैयार करना, फरोख्त करना, उनको स्टोर करना या फरोख्त करने के लिए तमाम केमिकल्स की नुमाइश करना, मगर इसमें वो खासकर केमिकल या फिर वो खास केमिकल का अमेज़ा शामिल ही नहीं जो कि असल में आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक या फिर बायोकेमिकल सिस्टम के जरिए तरीक़ाकार इलाज के लिए इस्तेमाल या तैयार किया जाता हो। इन मवादात की और इन शराइत के मुताबिक जिसकी तशखीस ना होती हो, इन सब को हम ड्रग ही कहते हैं। ड्रग की दूसरी डेफिनेशन है एबॉर्टिव, यानी कि कोई भी ऐसा केमिकल, कोई भी ऐसा मवाद या फिर अमेज़ा जो कि माँ के अंदर पलने वाले बच्चे को ज़ाया कर दे, एंड कंट्रासेप्टिव सब्सटेंसेस या फिर निज़ामे तौलीद को रोकने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसको भी हम ड्रग कहते हैं। एजेंट्स एंड डिवाइसेस, कोई भी ऐसी चीज़ या फिर आलात जो कि इंसानी सेहत के लिए या जानवरों के लिए इस्तेमाल किए जाते हों, इन सब को भी ड्रग की कैटेगरी में ही शामिल किया जाएगा। सर्जिकल लिगेचर्स, सर्जरी के अमल के दौरान इस्तेमाल होने वाले तमाम तर आलात, सूचर्स, धागे वगैरह, ये सब भी ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। बैंडेजेस, पट्टियाँ, एब्जॉर्बेंट कॉटन, वो पट्टियाँ जो कि खून को अपने अंदर जज़ब करने की सलाहियत रखती हों या फिर कोई भी रेशादार चीज़ को जो पट्टी जज़ब कर ले, इसको एब्जॉर्बेंट कॉटन कहते हैं और ये भी ड्रग के ही अंदर आता है। डिसइंफेक्टेंट्स, वो तमाम जरासीम को ख़त्म करने वाली अद्वियात। बैक्टीरियोफेजेस, वो बैक्टीरिया जो कि वायरस की वजह से ख़राब हो जाते हैं या फिर किसी बीमारी की वजह बन जाते हैं। एडहेसिव प्लास्टर्स, चिपकने वाले प्लास्टर, जेलेटिन कैप्सूल और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, इन सब को भी हम ड्रग की कैटेगरी में ही रखते हैं। एक बार दूसरे नंबर पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे वो तमाम केमिकल्स
ایسا وہ تمام مواد یا پھر امیزہ جو کہ حمل ضائع کرنے کی وجہ بنے یا پھر حمل کو روکنے کی وجہ بنے یا پھر کوئی بھی ایسے عوامل اور آلات یا آلات جراحی یا پھر ٹانکے لگانے والے دھاگے، پٹیاں لگانے والی چیزیں، جاذب روئی، جراثیم کش ادویات یا پھر چپکنے والے پلسٹر، جیلاٹن کیپسول اور جراثیم کش محلول، ان سب کو بھی ہم ڈرگ ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے such substances intended to be used for the destruction or repulsion of such vermin، ایسے موادات جن کو انسانوں اور حیوانوں میں بیماری اور اس کے پھیلاؤ کا باعث بننے والی چیزیں، جیسے کہ ورمن کو اردو زبان میں کرم کہا جاتا ہے، جو کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں۔ انسیکٹس، کیڑے مکوڑے، روڈنٹس، کترنے والے جانور and other organisms can cause, carry or transmit disease in human beings or animals، یا پھر دیگر کوئی بھی آپ کے پاس کوئی بھی جانور ہے جو کہ انسان کو یا پھر جانوروں کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچانے کی وجہ بنے، تو ان سب کو بھی ہم ڈرگ کی کیٹیگری میں ہی رکھتے ہیں۔ اور for disinfection in residential areas or in premises in which food is manufactured, prepared or kept or stored، یا پھر کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر آپ رہتے ہوں یا پھر خوراک کو تیار کیا جاتا ہو، خوراک کو رکھا جاتا ہو یا تیار ہونے کے بعد ان خوراک کو محفوظ کیا جاتا ہو، تمام ان جگہوں پر جراثیم کو صاف کرنے کے لیے جو بھی کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں، ان تمام کیمیکلز کو بھی ڈرگ کی کیٹیگری میں ہی رکھا جاتا ہے۔ ایک بار پھر سے نمبر 3 کے اندر آنے والی ڈیفینیشن کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ ایسا وہ تمام مواد یا پھر امیزہ یا پھر کوئی بھی ایسا کیمیکل جس کو انسانوں اور حیوانوں میں بیماری اور اس کے پھیلاؤ کا باعث بننے والے کرم، کیڑے مکوڑے، کترنے والے جانور یا دیگر ایسے جانداروں کو تباہ کرنے یا دور رکھنے، یا پھر اس کے علاوہ رہائشی علاقوں یا ان عمارتوں میں جہاں پر غذائی اشیاء تیار کی جاتی ہوں، سٹور کی جاتی ہوں، اور ان کے لیے جو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے استعمال ہونے والا جو کیمیکلز ہے، ان تمام کیمیکلز کو بھی ہم ڈرگ کی کیٹیگری میں ہی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پر ڈرگ کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے such pesticides as may cause the health hazard to the public، ایسے کیڑے مار ادویات جو کہ انسانی صحت کے لیے خطرناک ہو، ان سب کو بھی ڈرگ کی کیٹیگری میں ہی رکھا جاتا ہے۔ ڈرگ کی 5ویں ڈیفینیشن ہے any substance mentioned as monograph or as preparation in the Pakistan Pharmacopoeia or the Pakistan National Formulary or the International Pharmacopoeia or the British Pharmacopoeia اور دا برٹش فارماسیوٹیکل کوڈیکس، جس کو BPC کہا جاتا ہے، اور دا یونائٹڈ اسٹیٹ فارماکوپیا USP اور دا نیشنل فارمولری NF of the United States، whether alone or in combination with any substance exclusively used in the Unani, Ayurvedic or homeopathic or biochemic system of treatment and intended to be used for any of the purpose mentioned in subclauses 1, subclauses 2 and subclauses 3۔ سب سے پہلے یہاں پر ورڈ سب کلازز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اصل میں سب کلازز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے جو بات کی ہے، یعنی کہ ڈرگ کی جو پہلی 3 تعریفیں ہیں، ان سب کو ہم یہاں پر سب کلازز 1, 2 and 3 کے نیم سے مینشن کریں گے۔ تو اصل میں 5ویں نمبر کی جو ڈرگ کی ڈیفینیشن ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا مواد، کوئی بھی ایسا کیمیکل یا پھر کوئی بھی ایسا امیزہ جس کا ذکر بطور مضمون یا بطور مقالہ کیا گیا ہو، یا پھر اس کو پاکستان کی فارماکوپیا میں، پاکستان کی نیشنل فارمولری میں، یا پھر اس کے علاوہ انٹرنیشنل کتابوں میں موجود انٹرنیشنل فارماکوپیا جس کو IP کہا جاتا ہے،
ब्रिटिश फार्माकोपिया जिसे बीपी कहते हैं, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स बीपीसी, अमेरिकन फार्माकोपिया जिसको यूएसपी कहा जाता है, या फिर अमेरिकन नेशनल फार्मूलरी जिसको एनएफ कहते हैं। इन तमाम नेशनल और इंटरनेशनल किताबों के अंदर इनमें मुनफरिद तौर पर या ऐसे दीगर मवाद के साथ किसी भी केमिकल को मिलाकर अगर शामिल किया जाए जो कि सिर्फ यूनानी में, आयुर्वेदिक में, होम्योपैथिक में या बायोकेमिकल तरीकाकार में इस्तेमाल किया जाता हो। यहाँ पर असल में आपको दो तरह के तरीकाकार बताए गए हैं। एक तरीकाकार जो इन तमाम किताबों में लिखा हुआ है, और दूसरा तरीकाकार क्या है जो कि यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और बायोकेमिकल के अंदर बताया गया है। यहाँ पर ड्रग एक्ट 1976 के अंदर जो ड्रग की 5वीं डेफिनेशन है उसमें उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि वो तमाम तरीकाकार से बनाई जाने वाली अद्वियात जो कि इन किताबों के अंदर दर्ज हैं, वो इन तरीकाकार से जो कि अभी हमने यहाँ पे बताए हैं आपको, यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और बायोकेमिकल, इनसे मुख्तलिफ हो या फिर इनके बिल्कुल बरअक्स हो, जिसे हमने पहले 3 सेक्शंस के अंदर स्टडी कर लिया है। दरअसल मकासद के लिए इस्तेमाल अगर किया जाता हो तो इन सब को भी आप ड्रग ही कहेंगे। बात बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने वाज़िया कर दी है कि अगर आपने कोई भी ऐसा केमिकल जो कि तैयार करने के लिए जा रहे हैं और उसको पाकिस्तान की किसी भी कौमी किताब के अंदर लिखा गया है या इंटरनेशनल किसी भी किताब के अंदर लिख दिया गया है और उसको आप किसी ना किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको भी ड्रग कहेंगे। और अगर आपने किसी और तरीकाकार से इस्तेमाल किया है जैसे कि यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, बायोकेमिकल, इनके तरीकाकार से अगर इस्तेमाल किया है तो उसको भी आपने ड्रग ही कहना है। नंबर 6, एनी अदर सब्सटेंस विच the federal government may by the notification in the official gazette declare to be a drug for the purpose of this act। कोई भी ऐसा मवाद या फिर कोई भी ऐसा अमेज़ा या फिर कोई भी ऐसा केमिकल जिसको वफाकी हुकूमत ने सरकारी तौर पर गजट के अंदर, गजट क्या है यानी कि अखबार के अंदर या फिर हुकूमत की तरफ से शाया होने वाला जो कौमी अखबार होता है या कौमी कोई भी रिसर्च आर्टिकल होता है, इन तमाम चीज़ों के ज़रिए सरकारी गजट में जो नोटिफिकेशन के ज़रिए इस एक्ट के मकासद के लिए जो चीज़ दवा को करार दे दिया गया है, जिस भी केमिकल को दवाई का नाम दे दिया गया है, उसको पूरे पाकिस्तान के अंदर ड्रग कानून के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया है। अब कोई भी शख्स उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि ये केमिकल जो है ये ड्रग नहीं है, ये केमिकल तो वैसे ही खाने वाली चीज़ है। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट इस कानून के बाद कोई भी शख्स नहीं दे सकता। ड्रग एक्ट 1976 की बेसिक डेफिनेशन में अब हम दूसरी डेफिनेशन देखेंगे एडल्टरेटेड ड्रग्स की। एडल्टरेटेड ड्रग्स से क्या मुराद है? यहाँ पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, which consist in whole or in part of any filthy, कोई भी ऐसी दवाई जो कि मुकम्मल तौर पर या फिर जुज़वी तौर पर किसी फिल्थी यानी कि गंदे हिस्से, पोट्रेट, बदबूदार और डिकम्पोज सब्सटेंसेस या फिर गले सिड़े मवाद पर मुश्तमिल हो, और विच कंटेन्स एनी फॉरेन मैटर, या फिर कोई भी ऐसी दवाई जिसके अंदर दवाई वाले केमिकल्स के अलावा भी कोई भी बैरूनी मवाद आ जाए, वर्मिन कोई कीड़े मकोड़े आ जाएं, वॉर्म कोई जहरीला मवाद आ जाए, रोडेंट या फिर कुतरने वाले जानवर और इंसेक्ट या फिर हशरातुल अर्ज आ जाएं, इन सब को भी हम एडल्टरेटेड ड्रग्स ही बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या बात समझ में आई? यहाँ पर हमें ये चीज़ वाज़िया हो चुकी है कि कोई भी ऐसी दवाई जिसके अंदर मुकम्मल तौर पर या फिर उस दवाई के किसी एक हिस्से के अंदर कोई भी गिर्द आलूद, कूड़ा किरकट या फिर रेंगने वाले किसी जानवर का कोई हिस्सा या फिर कोई भी ऐसा मवाद जो कि बाहर से उस दवाई के अंदर दाखिल हो जाए और दवाई को नुकसान पहुंचा दे और दवाई की नेचर को तब्दील कर दे,
तो ऐसी अद्वियात को एडल्टरेटेड यानी कि गलत या नुकसान देने वाली अद्वियात कहेंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पर हम रोजाना की बुनियाद पर खाना तैयार करते हैं, लेकिन अगर खाने के अमल के दौरान आपके सर का कोई बाल या फिर नाखून का कोई हिस्सा या फिर कहीं से कोई डस्ट वगैरह उड़ के आपके खाने के अंदर शामिल हो जाए और आपको ये चीज महसूस हो कि खाने के अंदर कुछ जायका तब्दील हो चुका है या खाने के अंदर ये चीजें कैसे दाखिल हो चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको अब वो खाना अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह ये हमारी ड्रग्स होती हैं। अगर ड्रग्स के अंदर भी कोई ऐसी चीज शामिल हो चुकी है तो ऐसी अद्वियात को एडल्टरेटेड ड्रग्स कहा जाएगा। अब हम एडल्टरेटेड ड्रग की एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। विच हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड, कोई भी ऐसी दवाई जो कि असल में तैयार की जा रही हो, पैक्ड या फिर उसको महफूज किया जा रहा हो और हेल्ड अंडर अनसेंट्री कंडीशन, या फिर आप इन अद्वियात को ऐसी जगह पर बना रहे हो जो कि बिल्कुल भी साफ शफाफ ना हो, वेयर बाय इट हैज बीन कंटेमिनेटेड विद डर्ट, यानी कि वो जगह बिल्कुल गिर्द आलूद से भरी हुई हो, फिल्थ वहां पे बहुत ज्यादा कूड़ा किरकट पड़ा हो और अदर फॉरेन मैटर्स या इर्द गिर्द बहुत ज्यादा सारी चीजें बिखरी हुई पड़ी हो, और वेयर बाय इट हैव बीन रेंडर्ड इंजीरियस टू हेल्थ, और वो चीज जो कि आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा दे, तो ऐसी जगह पर अद्वियात को तैयार करना भी असल में अद्वियात को नुकसान देना ही होता है। तो इसको भी हम एडल्टरेटेड ड्रग्स ही कहेंगे। एक बार नंबर 2 वाली जो तारीफ है इसको रिवाइज कर लेते हैं। वो तमाम केमिकल्स या फिर वो तमाम अद्वियात जो कि हिफ्ज़ाने सेहत के बरक्स माहौल में तैयार की जाती हो या फिर उनको पैक या फिर रखा जाता हो, जिसकी वजह से इसमें गिर्द, गंध या कोई बैरूनी मवाद इस दवाई के अंदर शामिल हो जाए या जिसकी वजह से वो सेहत के लिए मुजरदेह हो जाए, तो इसको भी हम ड्रग ही कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है द कंटेनर ऑफ विच रिलीजेस एनी पॉइजनस और डेलिटीरियस सब्सटेंसेस विच में रेंडर द कंटेंट्स इंजीरियस टू हेल्थ। वो तमाम डब्बे या फिर बोतलें जिसके अंदर आप अद्वियात को महफूज करते हो, जैसे शरबत है तो शरबत को महफूज करने के लिए किसी ना किसी शीशी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह गोलियों और कैप्सूल को महफूज करने के लिए भी कुछ डिब्बों का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह टीकों को भी भरने के लिए कुछ कंटेनर्स और क्लोजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो डिब्बे या बोतलें होती हैं, जब हम इनके अंदर अद्वियात को महफूज करते हैं तो ऐसी सूरत में अगर ये डिब्बे या शीशियां या बोतलें जब ये खुद अपने अंदर से ही कोई जहरीला मवाद रिलीज करना शुरू कर दें, कोई जहरीला मवाद छोड़ना शुरू कर दें और उसके बाद ये जहरीला मवाद इस दवाई के अंदर शामिल हो जाए और ये इंसान और जानवर दोनों की सेहत के लिए नुकसान का बायस बन जाए, तो इसको भी हम एडल्टरेटेड ड्रग्स ही कहते हैं। फोर्थ डेफिनेशन इज विच bears or contains as an ingredient a substance other than the prescribed substance। कोई भी ऐसी दवाई जिसके अंदर कोई भी ऐसा मवाद शामिल किया गया हो जो कि बतौर जज़ू शामिल किया गया हो या मुकर्ररा मवाद के अलावा हो, यानी कि वो चीज जो कि दवाई के अंदर डालना जरूरी ही नहीं है, लेकिन अगर आपने उस केमिकल को दवाई के अंदर डाल दिया है या फिर चाहे अजाफी तौर पर डाल दिया है, तो इसको भी हम एडल्टरेटेड ड्रग्स ही कहते हैं। नंबर 5 with which any substance has been mixed or packed so as to reduce its quality or strength, or for which any substance have been substituted wholly or in part। 5वें नंबर पर असल में आपको ये बताया गया है कि कोई भी ऐसा मवाद या फिर कोई भी ऐसा केमिकल जिसके साथ आप अपनी अद्वियात को शामिल करते हो या फिर आप अपनी अद्वियात को पैक करने के लिए इस मवाद का इस्तेमाल करते हो, जिससे इस दवाई का म्यार या फिर ताकत कम हो जाती हो या फिर जिसके बजाय कोई दूसरा मवाद या गली
या जुज़वी तौर पर कोई भी चीज़ अगर आप इस्तेमाल कर लेते हो और वो इंसानी सेहत के लिए नुकसान का बायस बन जाती है, तो इसको भी हम एडल्टरेटेड ड्रग्स ही कहते हैं। ड्रग एक्ट 1976 की चंद एक बुनियादी तारीफों में तीसरे नंबर पर है मिस ब्रांडेड ड्रग्स। मिस ब्रांडेड ड्रग्स में क्या चीज़ें शामिल हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहली तारीफ है विच इज़ नॉट लेबल इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। कोई भी ऐसी दवाई जो कि मुकर्ररा तरीक़ाकार के मुताबिक लेबल ना की गई हो, ऐसी अद्वियात को मिस ब्रांडेड ड्रग्स कहा जाता है। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन है, पहले इस डेफिनेशन को अच्छे से रीड कर लेते हैं, फिर हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ऑन द लेबल और लेबलिंग of which any word, statement or other matter or information required by the rules to appear on the label or labeling is not prominently placed with such conspicuous as compared with other words, statement, designs or devices on the label or labeling and in such terms as may render it likely to be read and understood by the ordinary individual under customary conditions of purchase and use। मिस ब्रांडेड ड्रग्स से असल में मुराद ये है कि कोई भी ऐसी दवाई जिसके लेबल पर या फिर लेबलिंग पर कोई भी ऐसा लफ्ज, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी तोज़ी और अदर मैटर, कोई भी ऐसा मामला या फिर कोई भी ऐसी मालूमात या फिर इसके अलावा कोई भी ऐसे दीगर अल्फाज, तौज़ीहात, डिज़ाइंस या फिर इसके अलावा तमाम तर उसके मुतल्लिका जो भी तरकीब होते हैं, जो कि असल में उन ज़ाब्तों के तहत लेबल और लेबलिंग पर वाज़िया तौर पर और नुमाया जगह पर दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर वाज़िया और नुमाया तौर पर दर्ज नहीं की गई। यानी कि वो तमाम मालूमात जो कि असल में लेबल के ऊपर होनी चाहिए थी और उसको बाकायदा एक ख़ास हिस्से के ऊपर प्रोमिनेंट करके लिखना था, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। कोई भी मालूमात वहाँ पर नहीं लिखी गई, ना ही उसको वाज़िया तौर पर नुमाया किया गया है, जिसकी वजह से कोई भी आम आदमी जब किसी भी दवाई को खरीदेगा या फिर इस्तेमाल करेगा, तो इस अमल के दौरान उसको कहीं से भी ये मालूमात नहीं मिल रही कि इस दवाई का मकसद क्या है, इस दवाई का इस्तेमाल क्या है, मैंने ये दवाई कैसे इस्तेमाल करनी है और किस बीमारी के लिए करनी है। जब किसी भी मरीज को ये तमाम मालूमात नहीं मिलेंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो चीज़ लेबल लगाई है, आपने जिस मकसद के लिए उस लेबल को लगाया है, वो मकसद आपने पूरा नहीं किया। तो लिहाजा इस तरह की जो अद्वियात होती हैं, इनको भी मिस ब्रांडेड ड्रग्स कहा जाता है। मिस ब्रांडेड ड्रग की तीसरी डेफिनेशन है विच इज़ नॉट लेबल विथ सच डायरेक्शंस फॉर यूज एंड सच वार्निंग्स अगेंस्ट यूज इन इंडिकेशंस वेयर इट यूज में बी डेंजरस टू हेल्थ और अगेंस्ट अनसेफ डोजेज और ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन इन सच मैनर and form are as necessary for the protection of users or as may be prescribed। किसी भी दवाई के ऊपर लेबल क्यों लगाया जाता है? लेबल इसलिए लगाया जाता है ताकि अद्वियात के अंदर इस्तेमाल होने वाले तमाम केमिकल्स और उस दवाई का मेन मकसद, उसके इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार और उस दवाई को इस्तेमाल करने के बाद होने वाले तमाम मुज़र असरात, इन सब चीज़ों की तफसील बैरूनी इतराफ़ में अद्वियात के बाहर लिखी जाती है, ताकि कोई भी शख्स जो कि उस दवाई को इस्तेमाल करे, तो उसको इस्तेमाल करने से पहले उस दवाई की तमाम तर मालूमात उस दवाई की बैरूनी इतराफ़ से मिल जाएं। लेकिन अगर आपने उस दवाई की बैरूनी इतराफ़ में जो लेबल लगाया है, अगर वो लेबल सही तरह से नहीं लगाया गया, उस लेबल के ऊपर आपने दवाई को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार सही तरह से नहीं लिखा, तो ऐसी सूरत में ऐसी अद्वियात को मिस ब्रांडेड ड्रग कहा जाएगा। और अगर आपने बैरूनी इतराफ़ में जो लेबल लगाया है
उसके ऊपर दवाई को इस्तेमाल करने के बाद होने वाले तमाम खतरात को वाज़िया तौर पर बयान नहीं किया, जिसकी वजह से किसी भी शख्स की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, या फिर कोई भी ऐसी दवाई की शक्ल जो कि उस इंसान के लिए या जानवर के लिए गलत साबित हो सकती है। तो ऐसी तमाम अद्वियात को भी मिस ब्रांडेड ड्रग्स ही कहा जाता है। या फिर इसके अलावा आपने दवाई को कितनी बार लेना है ये भी उसके ऊपर नहीं लिखा, या फिर अगर वो दवाई जिल्द से मुतल्लिका है और इस सूरत में आपने ये बयान ही नहीं किया कि उस दवाई को कब, किस वक्त, किस तरीक़ाकार से लेना है और उस दवाई का मेन मकसद क्या है, अगर ये सारी चीज़ें उस दवाई के ऊपर नहीं लिखी तो इसको भी हम मिस ब्रांडेड ड्रग्स ही कहते हैं। एक बार फिर से नंबर 3 के अंदर की जाने वाली तमाम बातों को रिवाइज कर लेते हैं। असल में नंबर 3 की डेफिनेशन के अंदर मिस ब्रांडेड ड्रग्स के बारे में ये बताया गया है कि कोई भी ऐसी दवाई जिसके लेबल पर इस्तेमाल के लिए हदायत या इनकी अलामात के सिलसिले में कोई भी आपको वार्निंग नहीं दी गई, जिसमें इसका इस्तेमाल सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है या गैर महफूज हो सकता है, या फिर खुराक को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कितना वक्फा देना है, या अगर कोई भी दवाई लगाने के लिए है या फिर शक्ल की बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर दी गई है, तो इन तमाम सूरतों के अंदर इस्तेमाल कुंदगान यानी कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि इस दवाई को इस्तेमाल कर रहा है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो चीज़ें ज़रूरी या मुकर्रर होती हैं वो अगर आपने लेबल के ऊपर दर्ज ही नहीं की गई तो इस सूरत में ऐसी अद्वियात को मिस ब्रांडेड ड्रग्स कहा जाता है। इसके बाद नंबर 4 पर लिखा है द लेबल और कंटेनर ऑफ विच और एनीथिंग अकॉम्पनिंग which bears any statement, design or device which makes any false claim for the drug or which is false or misleading in any particulars। ऐसी कोई भी दवाई जिसके लेबल पर या फिर उस दवाई के कंटेनर यानी कि शीशी पर या इसके साथ दी जाने वाली किसी भी ऐसी तहरीरी स्टेटमेंट के ऊपर होता है ना, कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जिनके अंदरूनी इतराफ में आपको एक पॉम्फलेट, एक स्टेटमेंट कागज आपको नजर आता है। तो ऐसी कोई भी अगर चीज या फिर कोई खाका या फिर कोई भी तरकीब जो कि दर्ज होनी चाहिए थी, जो कि इस दवाई के बारे में कोई दावा करती हो, लेकिन अगर कोई गलत दावा कर दे, कोई गलत खास मामला लिख दे या फिर कोई भी बात झूठी लिख दे या फिर कोई भी ऐसी गुमराह करने वाली बात उस स्टेटमेंट के ऊपर लिख दे, जैसा कि मिसाल के तौर पर अक्सर जिल्द की क्रीमों पर लिखा होता है कि रात को इस्तेमाल करें, सुबह तक आपका रंग गोरा हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये तो आपने बिल्कुल सीधा सीधा झूठ बोल दिया, जबकि ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस सूरत में ऐसी वो तमाम स्टेटमेंट्स जो कि आपने दवाई के बारे में गलत लिखी हैं, झूठ लिखी हैं, जो कि किसी भी शख्स का नुकसान कर सकती हैं, तो ऐसी तमाम चीज़ों को, ऐसी तमाम मालूमात को जो कि गलत होती हैं और वो लेबल के ऊपर दर्ज कर की गई हों, तो ऐसी अद्वियात को भी मिस ब्रांडेड ड्रग्स ही कहा जाता है। मिस ब्रांडेड ड्रग की 5वीं डेफिनेशन है विच इज सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर्ड और पॉलिश दैट डैमेज इज कंसील्ड और विच इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर और ग्रेटर थेरेप्यूटिक वैल्यू देन इट रियली इज। कोई भी ऐसी दवाई जिसके लेबल के ऊपर या फिर उस दवाई के ऊपर जो कि खराब हो चुकी है या आपसे गलती की वजह से, कोई ना कोई कोताही की वजह से गलत मामला हो चुका है और आप उसके ऊपर कोई रंग कर दें, कोई कोट कर दें किसी पाउडर की मदद से या फिर पॉलिश की मदद से उसको सील कर दें, आप उसकी नौयत को थोड़ा सा तब्दील कर दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई गोली जो कि सफ़ेद रंग में बना दी है और अब उसका सफ़ेद रंग खराब हो चुका है और अब आप उसके ऊपर सुर्ख रंग की कोटिंग चढ़ा दें ताकि जो सफ़ेद वाला हिस्सा है वो किसी को नज़र ना आए, तो अब आपने यहाँ पर क्या किया, आपने दवाई के ऊपर एक दूसरा रंग चढ़ा दिया, आपने उसके ऊपर एक पॉलिश करके उसकी असलियत को छुपा दिया। अब ये जो आपने उसके ऊपर सुर्ख रंग किया है ये दवाई को देखने में बहुत ज्यादा पुरकशिश बना रहा है, लेकिन असल में क्या है,
وہ اس دوائی کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ نے اس کا جو صحیح استعمال ہے وہ آپ نے یہاں پہ چھپا دیا ہے، جو کہ اصل میں دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے لیکن وہ کسی بھی انسانی صحت کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، تو لہٰذا ایسی ادویات کو بھی مس برانڈیڈ ڈرگز کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، which is manufactured according to the specifications of a particular pharmacopoeia or any other document as may be prescribed and the label does not bear the name of that pharmacopoeia or document۔ کوئی بھی ایسی دوائی جو کہ آپ نے کسی خاص قسم کی فارماکوپیا، جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، جیسا کہ پاکستان فارماکوپیا، نیشنل فارمولیری، برٹش فارماکوپیا، یونائٹڈ اسٹیٹ فارماکوپیا یا انٹرنیشنل فارماکوپیا، کسی بھی نیشنل اور انٹرنیشنل کتاب کے مطابق اگر آپ نے کوئی دوائی بنائی ہے اور مکمل طور پہ صحیح طریقہ کار سے بنائی ہے اور آپ کی دوائی بھی بالکل ٹھیک بنی ہے، لیکن آپ نے غلطی کیا کی ہے کہ آپ نے وہ کتاب جس سے دیکھ کر دوائی بنائی ہے اس کتاب کا ذکر، اس کتاب کا نام آپ نے لیبل کے اوپر لکھا ہی نہیں ہے۔ اب اگر آپ نے اس کتاب کا نام جدھر سے دیکھ کر دوائی بنائی ہے اس کا نام اگر لیبل کے اوپر نہیں لکھا تو اس صورت میں ایسی ادویات کو بھی مس برانڈیڈ ڈرگز ہی کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسی دوائی جو کہ آپ نے کسی خاص قسم کی فارماکوپیا یا پھر کسی اور دستاویزات کو دیکھتے ہوئے اگر آپ نے وہ دوائی بنائی ہے اور اس کے مطابق صحیح طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے دوائی کو بنایا ہے، لیکن اس دوائی کے لیبل کے اوپر آپ نے اس فارماکوپیا یا پھر اس کتاب کا یا اس دستاویزات کا نام درج نہیں کیا، تو لہٰذا اس صورت میں ایسی ادویات کو بھی مس برانڈیڈ ڈرگ ہی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمارا ڈرگ ایکٹ 1976 کا پہلا لیکچر مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے لیکچر میں مزید کچھ اور ڈیفینیشنز کا بھی ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے قوانین کی تمام لیکچرز آپ کو ٹائم پر مل سکیں۔